नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य समाप्त हो गया कल। अब वहां पर 13 तारीख को यानी कल मतदान होने हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वहां 20 नवंबर को मतदान होने हैं, जबकि झारखंड में 2 चरणों में यानी 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अब जिस तरह से और झारखंड में भी चुनाव आयोग जिस तरह से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है, उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, सत्ता पक्ष के फेवर में काम कर रहा है और विपक्षी नेताओं को, विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वो ज्यादती कर रहा है। इस तरह के आरोप लगातार आ रहे हैं। और इस बीच में जो बड़ी संख्या में कैश बरामद करने की खबरें आई हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से, बताया जा रहा है कि करीब 300 करोड़ के कैश बरामद किए गए हैं। किसके हैं इसकी कोई बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं यानी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उनका आरोप है कि सारी कार्रवाई, सारी जांच पड़ताल ये विपक्षी नेताओं की ही की जा रही है, सत्ता पक्ष के नेताओं की नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग को कल भी करीब 8 शिकायतें कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने दी, चुनाव आयोग में जाकर शिकायतें दर्ज कराई। इससे पहले झारखंड में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फेक न्यूज का आरोप लगाते हुए यह कहा था कि जो बातें उनके नेताओं ने नहीं कही हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज्ञापनों में उसको चला रहे हैं और वो वितरित किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई शिकायतें की गई हैं। चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत की है राहुल गांधी की कि उन्होंने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया है या उन्होंने उनको शिकायत की है कि उन्होंने गलत बयानी की है। लेकिन जो लगातार शिकायतें विपक्ष की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रही हैं, उन पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। कम से कम अभी तक यही दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में तो अब एक चरण के चुनाव होने ही वाले हैं, कल मतदान होना है, प्रचार कार्य वहां खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एक चरण का और मतदान बाकी है। और महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर वहां 20 नवंबर को मतदान होने हैं। इस बीच चुनाव आयोग की एक कुछ गतिविधि आई जिसको लेकर काफी चर्चा है, वीडियो वायरल हो रहा है और विपक्षी गठबंधन काफी हमलावर है चुनाव आयोग पर। हुआ यह कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से। अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर में तलाशी ली। जैसे ही वो उतरे, वो यवतमाल गए हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, वहां वनी एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे चुनाव आयोग के अधिकारी आए और उन्होंने तलाशी ली। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो बनाया और शिवसेना ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर उस वीडियो को पोस्ट किया है। उस वीडियो को हम दिखाएंगे। उस वीडियो में जिस तरह से तमाम सवालात किए उद्धव ठाकरे ने और चुनाव अधिकारियों से पूछा कि क्या आप इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी हेलीकॉप्टर की तलाशी ले रहे हैं, उनके जहाज की भी तलाशी ले रहे हैं, उनकी गाड़ियों की भी तलाशी ले रहे हैं, और कई सारे सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछे और उसका एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को पोस्ट किया, जिसको जो वीडियो काफी वायरल है और उसकी काफी चर्चा हो रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने भी इस तरह की जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है, विपक्षी गठबंधन के नेताओं को की जिस तरह से जांच की जा रही है, उनके आरोप है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है, लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ये बड़े आरोप लगाए हैं। सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा है। लेकिन ये आरोप लगातार इंडिया गठबंधन के नेता लगा रहे हैं, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। चुनाव आयोग एक बार फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं के निशाने पर है और निशाने पर होने की वजह यह है कि उस पर जो आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोप चुनाव की घोषणा होने से पहले से लेकर और अब तक, कि वहां विपक्षी गठबंधन के नेताओं की जानबूझकर तलाशी ली जा रही है, परेशान किया जा रहा है और उन्हें चुनाव प्रचार में जाने से रोका जा रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। बात ऐसी है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है उन अपना काम करते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं।
लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था, हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। 2019 के लिए ऐसी घटना हुई थी जब ओडिशा के आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बात ऐसी है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था उड़ीसा में तो उनको सस्पेंड कर दिया। क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने हेलीकॉप्टर से कुछ भी सामान। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय राउत, और उस वीडियो को भी हम देखेंगे जिसे उद्धव ठाकरे ने खुद शूट किया है और उसे शिवसेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला हुआ है। उन्होंने कई सवाल उन अधिकारियों से भी पूछे कि आखिर क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हेलीकॉप्टर चेक कर सकते हैं, गृह मंत्री का भी चेक कर सकते हैं, और उनके नहीं तो क्या आप देवेंद्र फडणवीस के चेक कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे के चेक कर सकते हैं। एक बार देखते हैं इन विजुअल्स में और क्या सवाल पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे इन अधिकारियों से। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आणि वणी आहे. तहसील. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. साहेब. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हरी. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. साहेब उघडाला आपण बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. हो. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, धन्यवाद साहेब. कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा 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 उघडा. काय पाहिजे असेल तर घ्या. तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब, धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचं बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा? तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे. तुझं नाव काय? हा विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद.
तो ये उद्धव ठाकरे के जो उनका हेलीकॉप्टर है उसकी तलाशी ले रहे थे। जो सवाल जवाब थे उद्धव ठाकरे के तमाम सवाल रहे, उनका ये जवाब किस तरह से दे रहे थे। और उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आखिर क्या बीजेपी के बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री मोदी के, गृहमंत्री अमित शाह के, देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर्स की भी आपने जांच की है और क्या उनकी जांच आप करेंगे। तो ये सवाल, और वही अभी संजय राउत भी कह रहे थे कि किस तरह से विपक्षी नेताओं के गाड़ियों की जांच हो रही है, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की जांच हो रही है, वो जहां जा रहे हैं वहां पर जांच हो रही है। तो ये बड़ा सवाल, कई सारे सवाल उन्होंने पूछे हैं। और इस तरह के और भी कई आरोप अमलेंदु जी चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने। झारखंड में भी लगे थे, महाराष्ट्र में भी लग रहे हैं, चुनाव से पहले ही लग रहे थे और अभी भी कई सारे आरोप हैं। कई शिकायतें लेकर कांग्रेस पार्टी कई बार जा चुकी है चुनाव आयोग में। अभी सोमवार को भी करीब 8 शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग गई, लेकिन इन पर क्या अभी अपडेट है और किस तरह का चुनाव आयोग ने इन पर संज्ञान लिया है? कोई संज्ञान तो अभी तक सूचना में नहीं आया है समीर जी की चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया है, लेकिन चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये वीडियो जारी किया, संजय राउत की हम लोगों ने बाइट सुनवाई, उन्होंने किस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और यहाँ तक पूछा कि भाई क्या प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की आप तलाशी नहीं लेते हैं, उसमें क्या चड्डी बनियान होती है जो तलाशी आप नहीं लेते हैं, इस तरीके की बातें जो तो चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल उठाए। इसी तरीके से कल कल्पना मुर्मू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हैं और विधायक हैं झारखंड में, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त जो थी वो नहीं दी गई और उनको फिर फ़ोन से दो जनसभाओं को, जगन्नाथपुर और एक जगह और थी वहाँ, उनको फ़ोन से जनसभा को संबोधित करना पड़ा। हेमंत सोरेन को भी नहीं उड़ने दिया गया था कि प्रधानमंत्री की जहाज आ रहा है ये कहकर उनको 2 घंटे रोक के रखा गया, जबकि वो उससे काफ़ी दूर थे प्रधानमंत्री की रैली से। तो ये बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से वहाँ कर रही है, गड़बड़ी कर रही है। और उसको लेकर जो वहाँ के नेता विपक्ष उमंग सिंघार, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उसमें चुनाव आयोग को टैग किया है, चुनाव आयोग के स्पोक पर्सन को टैग किया है, मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है उसको टैग किया है और कांग्रेस का जो सेंट्रल ब्यूरो कमेटी है उसको टैग किया है और लिखा है कि भाजपा एक तरफ झारखंड और महाराष्ट्र में आदिवासियों का वोट चाहती है और दूसरी तरफ डकैतों के बल पर मध्य प्रदेश में चुनाव करना चाहती है। राजस्थान के बदमाशों को बुलाकर आदिवासियों को वोट देने से रोका जा रहा है। ये बंटी रावत कौन है, इसका क्या रिश्ता है रामनिवास रावत से? तो यानी एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि चुनाव आयोग चारों तरफ से इस समय आरोपों से घिरा हुआ है और उसके ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार काम कर रहा है और विपक्ष को कायदे से चुनाव प्रचार भी नहीं करने दे रहा है। जी बिल्कुल, और आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इस तरह के न केवल जो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां, बल्कि जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा और लोकसभा सीटों पर, वहां भी इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। चुनाव आयोग में के ऊपर ये तक आरोप लगे हैं कि वो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछकर या उनसे सलाह लेकर ही चुनाव की तारीखें तय करता है, यहां तक कि उनके कहने पर चुनाव की तारीखें बदल भी देता है। ये सारे आरोप हैं। लेकिन जो चुनाव में चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से विपक्षी नेताओं की तलाशी की बात है, लगातार आरोप लग रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमने देखा भी कि तलाशी में ऐसी कोई चीज मिली नहीं। और उद्धव ठाकरे अगर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, वो एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उसी राज्य में चुनाव हो रहा है, एक पार्टी के वो अपने सबसे बड़े नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर में ऐसी क्या चीज ले जाएंगे? तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत भी देता है उनके अपने समर्थकों के लिए कि ये चुनाव आयोग उनकी तलाशी क्यों ले रहा है, अमलेंदु जी। और निश्चित तौर पर ये एक तरह से डिमोरलाइज करने वाली चीजें होती हैं। हाँ, ये डिमोरलाइज करने वाली चीज़ें होती हैं, ये बताने की चीज़ें होती हैं कि हम देखो विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है हम उसकी भी तलाशी ले सकते हैं, ये बताने का सिर्फ एक प्रयास है। क्योंकि इतने ज़्यादा गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लग चुके हैं। वोटर लिस्ट को लेकर खासतौर से चुनाव आयोग पर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। हरियाणा में ईवीएम मशीनों को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगे चुनाव आयोग पर। तो उन सबसे पल्ला झाड़ा जाए और ये बताया जाए कि हम देखो किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान कर सकते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा आरोप मत लगाओ। हो सकता है इस रणनीति का हिस्सा भी हो ये समय। बिल्कुल, और ये आरोप जो लग रहे हैं, इन आरोपों के बीच अब महाराष्ट्र में चुनाव मतदान 20 नवंबर को होना है। एक ही चरण में वहां सभी 288 सीटों के लिए मतदान होना
होना है। इनके अलावा चुनाव आयोग पर और भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा सवाल किया है कि जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे पर चुनाव आयोग की खामोशी क्या कहती है। अब तक चुनाव आयोग ने जिन नेताओं ने, जो नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं, उन पर क्या कोई कार्रवाई की है। और यह भी सवाल उन्होंने पूछा है कि आखिर क्या ये आचार संहिता से क्या के उल्लंघन के दायरे में आता है कि नहीं आता है। तो चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है और उस पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के नेताओं के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को जानबूझकर परेशान कर रहा है। यही बात अभी शिवसेना के नेता संजय राउत ने कही और किस तरह से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। उद्धव ठाकरे ने खुद उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और शिवसेना ने उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, वो हम लोगों ने देखा अभी। तो महाराष्ट्र की राजनीति और झारखंड में भी आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। इन सब के बीच राजनीति में चुनाव प्रचार और उस पर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे संगीन आरोप, ये निश्चित तौर पर बड़े गंभीर हैं, गंभीर मसला है। लेकिन इस बीच चुनाव में प्रचार की दिशा भी जिस तरह जा रही है वो भी अपने आप में बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में अब प्रचार के दौरान कुत्ते की भी एंट्री हो गई है। कैसे हो गई है ये हम आपको जरूर सुनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो उप मुख्यमंत्री हैं। किस तरह से उन्होंने चुनाव के प्रचार के दौरान कुत्ते का जिक्र किया, जहां किया मुझे वो शब्द बोलने में थोड़ी झिझक हो रही है, लेकिन उसको आप सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से चुनाव में कुत्ते का जिक्र किया है, क्या कहकर जिक्र किया है, किस संदर्भ में किया है। एक बार आपको फिर बता दें कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार पूर्ण बहुमत की वहां सरकार बनी है तो उसने देवेंद्र फडणवीस को अपना मुख्यमंत्री बनाया है, यानी उनके सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहे, तभी उनको वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि कई और कैंडिडेट थे। तो उन्होंने चुनाव प्रचार में किस तरह से कुत्ते का जिक्र किया, एक बार सुने उसे। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। तो सुना आपने देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान का जवाब दिया है कांग्रेस नेता नाना पटोले ने, उसको हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, ये जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और आखिरी में जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर झंडा लहराएगा, बिल्कुल व्हाट्सएप पर जो चीजें चलती रहती हैं, इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि ये कितने महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और अभी भी हैं। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी ने उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब आगे क्या बनेंगे वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसको लेकर जिस तरह से संदेह पैदा कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। पहले देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा था कि जब अगर उनका गठबंधन चुनाव जीतता है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीच चुनाव अमित शाह ने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार अभी नहीं है, वो हम बाद में तय करेंगे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि एकनाथ शिंदे तो नहीं ही होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसके ज्यादा विधायक जीतेंगे और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जीतेंगे भी उसी के, ऐसा
माना जा सकता है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो तलवार लटक ही गई है कि अगर गठबंधन जीतता भी है तब भी उनका बनना असंभव सा हो गया है। लेकिन ये जो बयान है उनका, ये बयान क्या कहता है, किस तरह का है, क्या उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये अगर वो ये बयान दे रहे हैं इसका क्या मतलब होगा, लोग क्या इस पर कहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। हालांकि प्रतिक्रियाएं आ भी रही हैं, आपने नजर डाली है कि किस तरह से उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस तरह का अगर भाषण के दौरान ये बातें कह रहे हैं तो ये क्या संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव किस तरफ जा रहा है? हाँ, महाराष्ट्र का चुनाव किधर भी जा रहा है समीर जी, लेकिन लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अब मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि अब वो मोदी जी से टक्कर लेना चाहते हैं। पाकिस्तान पे हमला अब यही करेंगे देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की तो घर में घुस के मारा करते थे, तो अब उनकी जगह अब देवेंद्र फडणवीस आना चाहते हैं। तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी में भी कुछ टकराव चल रहा हो, ये उसकी बानगी हो सकती है। तो और इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि वो मोदी जी से भी ज़्यादा बड़े शूरवीर हैं। तो शूरवीर तो बहुत है भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी हैं शूरवीर हैं, तो ये भी देवेंद्र फडणवीस भी शूरवीर हैं, तो ये इसी की बानगी एक तरीके से है। हालांकि एक मिली भगत नूरा कुश्ती जो है ओवैसी और इनके बीच में चलती हुई दिखाई पड़ती है। ओवैसी ने कुछ कहा, आप देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, और जब कोई और इसी तरीके से एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से, तो उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये एक नूरा कुश्ती है। और देवेंद्र फडणवीस जो है अब वो मोदी जी से टक्कर लेना चाहते हैं। तो यानी बीजेपी मोदी जी के खिलाफ भी क्या मोर्चा खुल गया है? अगर देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से बोलते रहेंगे, योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे करते रहेंगे, और फिर मोदी जी को उस पर लीपापोती करनी पड़ेगी कि एक है तो सेफ है करके, तो इसी तरीके से फिर ये समझा जा सकता है कि शायद इनके बीच में आपस में कोई संघर्ष चल रहा है, बीजेपी में आपस में संघर्ष चल रहा है। यानी एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि एक दूसरे से कैसे किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अब पाकिस्तान में जाकर तिरंगा लहराएंगे। क्यों लहराएंगे, कैसे लहराएंगे, उनको पता है कि ये सवाल उनसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पूछा तो जाएगा ही। आपसे सीधे भले न पूछे, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह से कैसे बोल सकता है? क्या उसको पता नहीं है, या वो जानबूझकर बोल रहा है? और जानबूझकर बोल रहा है तो वो किसको बोल रहा है? क्या उसने सभी लोगों को बौद्धिक रूप से इतना नीचे समझ रखा है कि लोगों को यह पता नहीं है? बहरहाल क्या है, लेकिन इस तरह से जो चुनाव की पूरी चुनावी राजनीति गरमाई हुई है महाराष्ट्र में, चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लग रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत ही गंभीर किस्म की राजनीति की ओर ले जा रही हैं। और ये सारी चीजें किस तरह से देवेंद्र फडणवीस का जवाब दिया है कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने, उसको एक बार सुनते हैं। उन्होंने ये देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में कुत्ते का जिक्र किया है, उस कुत्ते के जिक्र का जवाब किस तरह से नाना पटोले ने दिया है, एक बार उसे भी सुन लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान होंगे ना, पहले देवेंद्र जी थे। तो चुनावी भाषणों में जिस तरह से भाषाई गरिमा का पतन हो रहा है, वो अपने आप में आए दिन एक न एक उसके उदाहरण या उसके रिकॉर्ड टूटते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको रिकॉर्ड टूटना तो नहीं कहेंगे, इससे भी ज्यादा गंभीर किस्म का पतन हम लोग देख चुके हैं। और कोई देवेंद्र फडणवीस या किसी से नहीं, बल्कि बहुत ही शीर्ष स्तर पर नेताओं के जरिए तो ये, लेकिन ये चीजें लगातार बढ़ रही हैं। और इसका मतलब कि जो नेताओं के बयान इस तरह के आते हैं, की जो भाषाई मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, उसको एक तरह से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अगर ना मिल रहा होता तो शायद इस तरह की चीजें बंद हुई होती, कम हुई होती, कमजोर हुई होती। अमलेंदु जी, क्या कहा जाएगा इसे? हाँ, बिल्कुल समीर जी, और इस पे देखिए कि चुनाव आयोग किस तरीके से खामोश है, और चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि लगातार इसकी शिकायतें की जा रही हैं। झारखंड में शिकायत की गई, बीजेपी के फेसबुक पेज से किस तरीके से किया जा रहा है उसकी शिकायत की गई, महाराष्ट्र की भी शिकायतें की गई, लेकिन इस पर चुनाव आयोग खामोश है, बिल्कुल एकदम खामोश है। और लगातार इस पर शिकायतें आ रही हैं समीर जी। बिल्कुल, इस पर शिकायतें आ रही हैं, खामोश है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की खामोशी को ही उस पर खामोशी पर ही सवाल उठाया है
शिवसेना ने, कांग्रेस पार्टी ने, यानी इंडिया गठबंधन ने। झारखंड में भी उस शिकायत की है। उसके अलावा सोमवार को भी कई मामलों में झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनावी गतिविधियां चल रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यशैली है उस पर सवाल उठाए हैं शिवसेना ने। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को जिस तरह से चेक किया गया, तो ये अपने आप में सारे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं चुनाव में। जो चाहे झारखंड का है, महाराष्ट्र का है, तो चुनाव में विपक्षी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन अगर उसमें चुनाव आयोग भी एक पक्ष बन रहा है और उस पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसके अलावा केवल चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि दूसरी एजेंसियों के ऊपर भी ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। अभी नहीं, पिछले कई साल से, यहां तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इन एजेंसियों पर और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी ये आरोप बराबर लग रहे हैं। फिर भी इन आरोपों में भी कमी नहीं आ रही है और ना ही इन एजेंसियों में की कार्यशैली में कमी आ रही है। ईडी ने, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी प्रवर्तन निदेशालय, उसने कुछ मामलों में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ मामलों में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर, करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी उसकी चल रही है। क्या है पूरी जानकारी वो अमलेंदु जी बताएंगे, लेकिन ये एजेंसियां भी लगातार उतरी हुई हैं इस चुनावी मैदान में। इसके पहले इनकम टैक्स की भी छापेमारी हो चुकी है। तो ये जो विपक्ष के आरोप है कि जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो चुनाव के समय सक्रिय हो जाती हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ, और चुनाव आयोग तो सक्रिय रहता ही है, तो ये आरोप बड़े गंभीर किस्म के हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में किन मामलों में जो ईडी की छापेमारी हो रही है अमलेंदु जी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जानकारी ये है समीर जी कि ईडी जो है 17 ठिकानों पे छापेमारी कर रही है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और आरोप ये है कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो घुसाए हैं, उनको फंडिंग की जा रही है, तो उसकी वो जांच कर रही है। यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसाए हैं। हालांकि वो घुसे कहाँ से, वो असम से घुसे हैं। चूँकि एनआरसी लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जो असम में एनआरसी लागू हुई, मालूम पड़ा उसमें 15 लाख से ज़्यादा तो वो हिंदू आ गए, उसमें यहाँ के हिंदू आ गए। और अब हेमंता बिस्व शर्मा जो इस मसले को वहाँ उठा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके का मसला आए तो उसको आप ट्रिब्यूनल में मत ले जाइए, ये कह रहे हैं वहाँ तो। और यहाँ आके बता रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुसाएं। तो ये बीजेपी का एक एजेंडा एक तरीके से पुष्ट करना। और दूसरा ये कि इसके जरिए जो है वो बीजेपी को सहूलियत हो जाए। जो एक आरोप लगते हैं कि चुनाव से पहले पैसा बांटा जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया भी जा रहा है कि बीजेपी के लोग जो है अच्छे तरीके से पैसा बांट रहे हैं, लेकिन उनकी चल नहीं पाएगी। तो ईडी के आड़ में जो है वो अपने काम भी होते हैं, तो ये भी एक आरोप लग रहे हैं। जी, तो ये ईडी की छापेमारी कई जगहों पर पश्चिम बंगाल में और झारखंड में कई जगहों पर चल रही है। और जो इसका कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये सितंबर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और उसी सिलसिले में ये छापेमारी की जा रही है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस उसी घटना से जुड़ा है जो अमलेंदु जी अभी जिक्र कर रहे हैं कि ये घुसपैठियों के आने से। और ये मुद्दा आपको याद है और पता है कि लगातार विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है झारखंड में, इसलिए हमने विपक्ष कहा, वहां पर यह लगातार उठा रही है। और असम से जहां से ये आ रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री ही झारखंड के प्रभारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वही इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अभी जब पिछले दिनों इमरान प्रतापगढ़ी झारखंड में थे तो उन्होंने कहा भाई झारखंड की सीमाएं तो सीधे तौर पर बाहर विदेश से मिलती नहीं है, दूसरे देश से, अगर वहां पर कहीं से भी आ रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अगर घुसपैठी आ रहे हैं। लेकिन घुसपैठ का मामला चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह उसके लिए चुनावी फायदे का है, उसका फायदा हो सकता है, तो लगातार उसको उठा रहे हैं और छापेमारी के जरिए यह पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हां ये चीजें हो रही हैं। लेकिन उसी समय, चुनाव के समय ही जब ये जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। लेकिन इन जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता होता तो इस तरह से नहीं होता। ईडी और इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं बिल्कुल अपनी एक तरह से सक्रियता के साथ।
चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर कई तरह के आरोप, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक जो तमाम सवाल उठाए थे और शिकायत दर्ज कराई थी कांग्रेस पार्टी ने, कल भी 8 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उन पर भी कोई संज्ञान अभी तक तो नहीं लिया है। अमलेंदु जी, कोई जवाब उसका आया हो या कुछ उन्होंने संतुष्ट किया हो, बताया हो कि कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? अब तक तो हमारी जानकारी में शायद नहीं आया। नहीं, मेरी भी जानकारी में अभी तक नहीं आया समीर जी कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक उत्तर दिया है, किसी तरीके का कोई उत्तर नहीं आया है और लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कल प्रतिनिधिमंडल उनके एक सांसद के नेतृत्व में जाकर चुनाव आयोग से मिला भी था, बहुत सारी शिकायतें की थी, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। बीजेपी के जो विज्ञापन के खिलाफ झारखंड में जो जारी किया उस पर शिकायत की गई है, उस पर भी अभी तक चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी तक हम लोगों की नज़र में नहीं है, लिया हो कागजों में ले लिया तो हम कह नहीं सकते। तो लगातार शिकायतें मिल रही हैं, दी जा रही हैं चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। झारखंड में तो अब पहले चरण के मतदान भी कल होने हैं। तो विज्ञापन वाले पर हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद एफआईआर हुई है, कुछ कार्रवाई हुई है, उस पर ज्यादा जानकारी आपको अभी हम देते हैं। लेकिन जो लगातार शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंच रही हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, एनडीए गठबंधन के पक्ष में काम कर रहा है, विपक्ष के नेताओं की तलाशी ली जा रही है, उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है। तो ये सारे आरोप बेहद गंभीर किस्म के आरोप हैं और इनको लेकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था लगातार घिरी हुई है और इन आरोपों का वो जो जवाब भी देती है वो एक बहुत लॉजिकल नहीं कहा जा सकता है। हम जिक्र कर रहे हैं जब हरियाणा में आरोप लगे कि वहां किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का एक दुरुपयोग हुआ, खराब मशीनों का इस्तेमाल हुआ वहां चुनाव में, उसको लेकर तथ्यों के साथ आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसका जिस तरह से जवाब दिया वो बहुत ही अपने आप में एक कह लीजिए कि गंभीर जवाब उसको नहीं कहा जा सकता। तो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, और ये जो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया जिसको शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने खुद शूट किया और शिवसेना ने उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किया, वो दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो तलाशी नहीं हो रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं तक की तलाशी ले ली जा रही है। सवाल भी किया उद्धव ठाकरे ने कि आखिर ये तलाशी क्यों नहीं ली गई जाती है देवेंद्र फडणवीस की, गृह मंत्री अमित शाह की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो बड़े सवाल है। उड़ीसा में चुनाव के समय एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तलाशी ली भी गई थी, लेकिन जिस अधिकारी ने तलाशी ली थी उसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया। यही सवाल अभी उठाया था संजय राउत ने, यही पूछा था कि आखिर चुनाव आयोग को ऐसा क्या डर है, जबकि वो संवैधानिक संस्था है, ऑटोनॉमस बॉडी है, वो सरकार के अधीन नहीं है कि उस पर सरकार का नियंत्रण हो, तो फिर इस तरह से क्यों होता है। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह से आरोप लगातार लग रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव करता भी नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत ने बटेंगे तो कटेंगे नारे के ऊपर भी सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव आयोग अब तक चुप क्यों है। लगातार ये नारे का जिक्र चुनावी सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई संज्ञान उन पर नहीं लिया है। और बात करें अगर बटेंगे तो कटेंगे नारे की, ये इसका जिक्र लगातार हो रहा है और इसका जिक्र सबसे पहले इस नारे को इजाद करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने भाषणों में, चुनावी भाषणों में ही नहीं बल्कि वैसे सामान्य भाषणों में भी लगातार इसी तरह से आक्रामक अंदाज में बोलते हैं। अब उनके इन नारों की काट उत्तर प्रदेश में ही लगातार दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने ऐसे कई नारे गढ़े हैं, लेकिन प्रयागराज में हजारों की संख्या में कल से ही बैठे छात्र सारी रात वहां बैठे रहे। चुनाव आयोग, जो वहां पर लोक सेवा आयोग है उसकी कार्यप्रणाली को लेकर चुनाव आयोग के, और इन छात्रों ने नारा दिया है कि न तो बटेंगे न हम हटेंगे, यही डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं। तो आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरओ की परीक्षा कराने उसकी घोषित की है, नोटिफिकेशन दिया था। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा होनी है और 22 और 23 नवंबर को आरओ की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं में अचानक नोटिफिकेशन के बाद जब परीक्षा की तारीख आई, उसके बाद आयोग ने उसके नियम में बदलाव करते हुए कहा कि ये अब परीक्षाएं 2 दिन होंगी, 1 दिन वाली परीक्षा 2 दिन होगी, यानी 2 बार होगी। और उनमें जो
अलग अलग दिन जो छात्र परीक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक पेपर कठिन भी आ सकता है, एक आसान भी। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाएगा आयोग, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। छात्रों का अब काफी विरोध है और इसे लेकर वो पहले से ही उन्होंने कहा था कि 11 नवंबर को आयोग को घेरेंगे। 11 नवंबर को उन्होंने आयोग को घेरा। उन्हें कल सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने वहां से भगाया, लाठीचार्ज भी किया, लेकिन छात्र लोक सेवा आयोग तक पहुंच गए। लोक सेवा आयोग में लगातार ये धरना उनका चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। और अब योगी आदित्यनाथ जो चुनावी नारा दे रहे हैं, उस नारे को लेकर अब वहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नारे केवल चुनाव के समय वोट लेने के लिए ही होते हैं या नौकरियां देने के लिए भी होते हैं? जब हमें नौकरियां मांगने की बात आती है तब फिर हमारे ऊपर डंडे क्यों पड़ते हैं? अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल। और यह विजुअल हम लोग के बराबर में चल रहे हैं, इसको देखा जा सकता है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि जो सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है, वो एक परीक्षा जो है वो एक साथ नहीं करा पा रही है। यानी दो पालियों में आपको परीक्षा करानी पड़ रही है, और ऐसे क्यों कराया जा रहा है? और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 तरीके के प्रश्न पत्र आए। एक के पास जो प्रश्न पत्र आया वो थोड़ा कठिन था, दूसरे के पास आया वो थोड़ा आसान था। तो अब किस तरीके से आप एक स्तर की जांच कर पाएंगे? तो बहुत वाजिब प्रश्न जो है वो छात्रों ने उठाया है, लेकिन इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अमलेंदु जी, छात्रों ने वाजिब प्रश्न उठाया है और लोक सेवा आयोग का जो जवाब है वो भी बड़ा एक कह लीजिए कि फनी टाइप का है, वो हास्यास्पद किस्म का है। जिस तरह से चुनाव आयोग के जवाब आते हैं, जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमारे पास जगह नहीं है, छात्र ज्यादा हो गए हैं। जबकि आपको बता दें कि इन परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ आरओ हो, जितने छात्र अभी बैठ रहे हैं लगभग इतने ही छात्र हमेशा वहां पर बैठते हैं और उनकी परीक्षा एक दिन में होती है। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है? छात्रों का यही सवाल है कि वो एक ही दिन परीक्षा नहीं करा पा रहा है और 2 दिन परीक्षा कराने पर इतनी जिद पर क्यों अड़ा हुआ है? हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब चूंकि ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर ही आपको याद होगा कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई थी, बड़ा मुद्दा वो बना था। अब सरकार को भी, इस समय मौजूदा सरकार को भी ये डर सता रहा है कि इसके परिणाम जो है वो गंभीर हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है और एक तरह से उन्होंने छात्रों का समर्थन किया है कि उनकी जो मांग है वो जायज मांग है। एक बार उस ट्वीट को हम लोग देखेंगे। लेकिन जिस तरह से जो लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया है कि वो क्यों कराना चाह रहा है, वो सरकार पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उसका कहना है कि हमारे पास इतने कॉलेज और स्कूल ही नहीं है जहां हम परीक्षा करा सके सुचारू रूप से। जी बिल्कुल। और ये अगर इतने नहीं है तो जब उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा होती है समीर जी, उसमें तो कई लाख बैठते हैं। सबसे बड़ा बोर्ड दुनिया का अगर एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ही होता है, जिसमें कई लाख छात्र बैठते हैं, उसको परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो या तो ये कह दीजिए आप अक्षम है परीक्षा कराने में, और अक्षम है तो फिर इसको अब इसमें एक आरोप और लग रहे हैं समीर जी सोशल मीडिया पे, जो कि वहाँ जो है वो जातिवाद भी चल रहा है। वो जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो योगी जी की बिरादरी के बताए जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं मालूम है कौन है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये आरोप चल रहे हैं। तो ये खैर आरोप प्रत्यारोप की बात है, कौन किस पे क्या आरोप लगा रहा है, लेकिन ये गंभीर मसला एक बन चुका है और इसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। परसों रात भी और कल रात भी, बीती रात जो गई है, डटे रहे हैं यूपीएससी के बाहर और अभी भी वहां प्रदर्शन चल रहा है। ये आरोप तो खैर अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल वहां पर सभी छात्रों का है और ये दावे किए जा रहे हैं छात्रों की ओर से कि आखिर कोई भी छात्र अगर इसके पक्ष में आ जाए तो वो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। तो जब सारे छात्र जो परीक्षा देने वाले हैं वो जिस प्रक्रिया का, जिस प्रणाली का, जिस नियम का विरोध कर रहे हैं, तो उस चीज को, उस नियम को वापस आयोग क्यों नहीं ले रहा है? और केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसको हम देख सकते हैं। ये सारी रात वहां आंदोलन चलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है। वो लिखते हैं कि यूपी पीसीएस परीक्षा में 1 से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर वे एक लाइन इन्होंने छात्रों के फेवर में कहा और बाकी सारी चीजें अपनी सरकार का बखान वो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के विरोधी भले माने जाते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर तो उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर की
लाइन में सीधे तौर पर ये लोक सेवा आयोग के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिन परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर उनका वादा करके सरकार सत्ता में आई थी, उन परीक्षाओं की जांच अभी तक लंबित है, उनमें कुछ नहीं हुआ, उनमें लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी शामिल है। हाँ, इधर समीर जी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र का दौरा था, लेकिन तकनीकी खराबी जो आ गई उनके हवाई जहाज में, उसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है महाराष्ट्र की जनता के लिए और कहा है कि मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, मुझे आज चिखली आना था, वहां मुझे सोयाबीन के किसानों से मिलना था और एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के कारण नहीं आ पाया। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में किसानों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आपका ख्याल रखेगी और तुरंत आपकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेगी। हम सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने वीडियो में क्या कहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का ये वीडियो सुनते हैं और आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में उनकी 2 सभाएं थी और कुछ जो जैसा उन्होंने लिखा है कि किसानों से मिलने का कार्यक्रम था। तो सुनते हैं एक बार कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम क्यों कैंसिल हुआ और क्या कह रहे हैं वो। नमस्कार, मुझे चिखली आना था मगर हवाई जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आज सुबह नहीं आ पाया। आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे प्रोग्राम में आज एक पब्लिक रैली थी और सोयाबीन किसानों से मेरी बातचीत होनी थी। सोयाबीन फार्मर्स और कपास के फार्मर्स के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं कि बीजेपी की सरकार सोयाबीन किसानों को, कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती है। इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे ही आएगी हम आपके लिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी का आज का जो महाराष्ट्र में चुनावी सभाओं का कार्यक्रम था वो हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गया। वहां सोयाबीन किसानों से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम था। और इस बीच आपको बता दें कि चुनाव आयोग में जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो लगातार बीजेपी की शिकायत कर रहे हैं, एनडीए की शिकायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन अब एक शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने भी की है, राहुल गांधी के खिलाफ की है कि राहुल गांधी ने अपना 6 नवंबर को कोई भाषण दिया था जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे और गलत आरोप लगाए थे। लेकिन क्या गलत आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर और इस जो बीजेपी का आरोप है, इस शिकायत को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि बताएं आखिर कौन सी बात गलत कही है। राहुल गांधी ने वही बातें कही हैं जो तथ्यात्मक रूप से सही है और वो जिन भी नेताओं का जिक्र कर रहे हैं उन लोगों ने वो बातें कही हैं। तो एक बार सुनेंगे कि जयराम रमेश ने क्या कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है अमलेंदु जी की उसको भी शिकायत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ शिकायत करनी चाहिए ताकि चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई करे आगे। हाँ, चूंकि हुआ ये समीर जी जो आप पूछ रहे थे कि चुनाव आयोग ने उस पर क्या एक्शन लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जो रांची का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है उस पर एक रिटन जो है वो दी गई है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी मेटा को जो है वो कहा गया है कि सेक्शन 69A जो IT एक्ट है उसके तहत आप इस पर कार्रवाई कीजिए और इस पोस्ट को हटाइए। ये जो विज्ञापन वाला मुद्दा था, बीजेपी का विज्ञापन, झारखंड विज्ञापन वाला मुद्दा था। अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई और भाजपा ने बहुत आपत्तिजनक जो था वो एलिगेशंस लगाए थे, तो अब बीजेपी जो है पहुंची। कल जो कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, उनका अर्जुन राम मेघवाल, उनका भी एक बयान था कि हमने शिकायत की है और राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसी पर जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि कार्रवाई किस बात पर होनी चाहिए। उन्होंने कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि और ये तो अखबारों में छपा है और हर कोई व्यक्ति जानता है कि प्रधानमंत्री जो है वो सारे जो उद्योग जो हैं वो गुजरात उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं वहां से। और ये आरोप तो वहां लगातार लग रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं कि सारा जो उद्योग है और सारी चीजें हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात की ओर शिफ्ट कर दी जा रही। वहां महाराष्ट्र बनाम गुजरात एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना है जिस पर एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर वहां घिरी हुई है। यहां तक कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के ऊपर यह भी आरोप लगाया था कि वो गुजरात के लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है, उस पर उनका क्या कहना है। चुनाव में एक चीज और भी है, राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। कल एक बीजेपी का डेलीगेशन गया, कंप्लेंट करके आया कि राहुल गांधी क्या कंप्लेंट नहीं क्या कंप्लेंट किया और क्या कहा है राहुल गांधी जी ने, क्या कहा है, सब लोग ने कहा है, अखबारों में छपा है कि कई ऐसे जो निवेश थे, जो इन्वेस्टमेंट था, जो प्रोजेक्ट आने वाले थे महाराष्ट्र में,
जैसा कि डायमंड एक्सचेंज था, एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री थी, कई ऐसे थी। वो इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी था जो मुंबई में आना था, उसको प्रधानमंत्री ने मुंबई से लेकर गुजरात में लगा दिया है। तो वही तो हमने कहा है ना कि महाराष्ट्र से आपने भेदभाव किया है। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सभी राज्यों में आप विकास लाइए। जो लोग निवेश करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, आप उनको धमकी देकर, डराकर कहते हैं नहीं नहीं आपको गुजरात जाना है। गुजरात का विकास होना है, गुजरात में निवेश आए, हम उसका स्वागत करते हैं। पर क्यों जब एक राज्य में जा रहा, और वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो विकसित राज्य है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, वहां लोग जाना चाहते हैं, वहां आप रोक रहे हैं। तो यही तो राहुल गांधी जी ने कहा है। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल इसके तो डेटा है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं कही राहुल गांधी जी ने। तो ये जो बात कही जयराम रमेश ने कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है जो किसी को पता ना हो, सारी चीज़ें अखबारों में छपी हैं, लोगों को मालूम है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक आदेश उन्होंने जारी किया है, या सलाह दी है, आदेश जारी किया है। अमलेंदु जी बता रहे हैं उसके बारे में कि क्या कहना है कि कोई नई याचिका, कोई नया मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा तो किस तरह से लाया जाएगा। और उनका कहना है कि आप अगर कोई नई याचिका लेकर आते हैं तो उसको आप सीधे यहाँ मेंशन मत कीजिए, उसको पहले ईमेल करिए, और ईमेल जब आप करेंगे तब फिर वो मेंशन मानी जाएगी। उसकी तो एक मतलब साधारण प्रक्रिया जो है उसको, और उनके ऊपर दबाव भी है, उन्होंने कहा भी है कि हम अपने कार्यकाल में जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो एक सुधार लाने का प्रयास है कि लोग जैसे बहुत से जो जूनियर वकील होते हैं या बड़े वकील भी होते हैं वो सीधे अदालतों में पहुंच जाते हैं, साहब आज हमारा मेंशन कर लीजिए। उस पर उनका कहना है कि आप पहले मेल कीजिए तब मेंशन की बात, पहले मेल कीजिए और तब मेंशन करिए। और इस बीच हमारे साथी अविनाश कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ जो अभी की खबरें हैं आई हैं उन पर वो कुछ जानकारी लेकर आ रहे हैं। जी अविनाश जी बताएं। हाँ, जो वक्फ बोर्ड को लेकर के खबर है, वक्फ जो पर जो जेपीसी बनाई गई है वो 5 राज्यों के दौरे पर निकली हुई थी। कर्नाटक और आसाम का दौरा हो चुका था, आज पटना में उनकी मीटिंग होनी थी। लेकिन वक्फ को लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए जो आज पटना में बैठक होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। और ये कहा गया है, जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका प्रसाद पाल, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो अभी चुनाव चल रहे हैं और जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, इसलिए इस बैठक को रद्द किया जा रहा है। इसको हम बाद में इस बैठक को, जो बैठक रह गई हैं, क्योंकि 3 बैठकें और बची थी 5 में से, एक पटना में होनी थी, उसके बाद कोलकाता में होनी थी, और तीसरी बैठक जो बची हुई थी वो लखनऊ में होनी थी। क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ में, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो इन चुनाव प्रचार में बिजी हैं। इसके बाद हम इस बैठक को कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव प्रचार तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और उपचुनाव का प्रचार तो कल खत्म भी हो गया है। तो जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो उसके बाद लोकसभा सदस्य कहाँ पर बिजी हैं? क्योंकि लोकसभा सदस्यों को चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव विधानसभा का हो रहा है। जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब तो आपकी बैठकें चल रही थी, विपक्ष के जितने भी सदस्य थे वो लगातार विरोध कर रहे थे, तो उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, विपक्ष बायकॉट कर रहा था, तब भी बैठकें चल रही थी। लेकिन जैसे ही पटना की बैठक का नंबर आता है और फिर सारी बैठकें रद्द कर दी जाती हैं सीधा, क्योंकि काफ़ी समय से जेडीयू के नेता हो या टीडीपी के, ये लगातार इस चीज़ का वक्फ बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और इन्हीं के विरोध के कारण ही इसको जेपीसी को देना भी पड़ा था। हाँ, इन्हीं के विरोध के चक्कर में ये जेपीसी पर गया था, नहीं तो बिल तो लोकसभा में पेश भी हो गया था। और लग रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर लोकसभा में बुलाया था, लग रहा था कि इस पर वोटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में चर्चा पूरी हो गई थी। चर्चा पूरी होने के बाद जब इस पर कानून मंत्री उठते हैं और जो जवाब देते हैं, तो पता चलता है अचानक कि अमित शाह की तरफ से एक पर्ची पहुंचती है किरण रिजिजू के पास में, और किरण रिजिजू प्रस्ताव रख देते हैं कि हम इसको जेपीसी के पास भेज रहे हैं। बिल्कुल, तो ये शुरू से ही इस पर विवाद चल रहे हैं। और ये जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, खासतौर से बिहार की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, जिसके नेता चंद्रबाबू नायडू हैं, वो इस बिल का जो संशोधन विधेयक है, वक्फ संशोधन विधेयक, इसका विरोध कर रहे थे। उन्हीं के विरोध के चलते इसको जेपीसी को देना पड़ा, और अब जेपीसी की जो अगली 3 बैठकें हैं वो रद्द की गई।
हुई, जो बैठकें हुई भी उनको लेकर काफी विवाद रहा। विपक्षी दलों के सांसदों ने उसका बहिष्कार भी किया और जगदंबिका पाल वहां जाकर अपने हिसाब से कर्नाटक में किसानों से मिल रहे थे, जिसका वहां विरोध हुआ। और उप मुख्यमंत्री जो डीके शिव कुमार हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उन्होंने इसे कोरा नाटक बताया और कुछ नहीं, उनका ये कहना था। तो ये अब तक की बड़ी खबरें हैं और जो भी आपको जो खबरें मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगे, उनके लिए आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। डीबी लाइव पे हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं आप उन्हें भी देखते रहिए। इसके अलावा और जो बड़ी खबरें हैं, हमारे विश्लेषण हैं, उनके लिए आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।